अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामलात हैं, उस हवाले से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो अब से कुछ देर पहले ईरान पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने ईरानी हम मनसब से भी मुलाकात की है। दौरा बहुत अहमियत का हामिल जो है वो समझा जा रहा है, ख़ास तौर पर उन कोशिशों के तनाजुर में जो इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है। दूसरी तरफ आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर कशीदगी अब भी बरकरार है। गुज़िश्ता दिनों ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में अपना कंट्रोल मुस्तहकम करने के लिए एक नया कानूनी और इंतज़ामी फ्रेमवर्क नाफिज करने का ऐलान किया था। इस मैकेनिज्म के तहत आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के लिए अब बाकायदा इजाज़तनामे हासिल करना और मुकर्ररा टोल टैक्स अदा करना लाजमी करार दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा था कि हमने आबनाए हुर्मुज़ में कोई रुकावट पैदा नहीं की, नाकाबंदी अमरीका ने मुसल्लत की है। उन्होंने कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता, बल्कि सफारतकारी, मुज़ाकरात और इलाक़ाई इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर यकीन रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान की जानिब से पेश करदा तजावीज़ के जवाब में कहा था कि मुझे इसका पहला फ़िक्रा ही पसंद नहीं आया, इसीलिए मैंने इन तजावीज़ को फ़ौरन मुस्तरद कर दिया और कूड़े फेंक दिया। ट्रंप ने मज़ीद वाज़ेह किया कि वो किसी भी सूरत में जौहरी हथियारों की मौजूदगी को कबूल नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर ईरान के साथ उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने दावा किया है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने पर जो है वो इत्तफाक किया है, ताहम चीन ने बराह रास्त मुदाखलत का कोई इशारा नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के बाज़ बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर होगा, वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि मैं ज़ाती तौर पर ईरान के साथ बंदी का हामी नहीं था, लेकिन दीगर ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान की अपील पर अमरीका ने यह कदम उठाया। दूसरी तरफ इसी से जुड़ा एक और मामला यह है कि ईरान और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। यूएई ने यह सख्त ऐलान किया है कि वो अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी बैरूनी ताकत पर इन्हिसार नहीं करता। ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास में इससे पहले यूएई के वज़ीर ममलिकत ने ईरान की जानिब से इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमारात अपनी कौमी सलामती, खुद मुख्तारी और आज़ाद फ़ैसलों के दिफा का मुकम्मल हक़ रखता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास के दौरान यूएई पर सख्त तनकीद करते हुए ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद किया था। इससे पहले जो ब्रिक्स का इजलास हुआ था वो भी इख्तलाफात का शिकार हो गया था और उसका मुश्तरका एलामिया भी जारी नहीं हो सका था। एक और मुतनाज़ मामला इसराइली वज़ीर आज़म के मुबैना दौरा मुत्तहदा अरब इमारात का था। यूएई ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इस दौरे की तरदीद की थी, लेकिन जिसके बारे में जो है वो बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया था कि वो ईरान जंग के दौरान खुफिया तौर पर मुत्तहदा अरब इमारात पहुंचे थे और इमाराती सदर से मुलाकात की थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने यह तस्दीक कर दी कि नेतन्याहू ने ईरान के साथ जंग के दौरान मुत्तहदा अरब इमारात का खुफिया दौरा किया और इमाराती सदर से भी मुलाकात की। इसराइली मीडिया ने तो यह भी दावा किया कि इसराइली फ़ौज के जो चीफ ऑफ स्टाफ है उन्होंने ईरान तनाज़े के दौरान ही मुत्तहदा अरब इमारात का दौरा किया था और इमाराती सदर समेत वहां पर आला हुकाम से मुलाकातें की थी। लेकिन यूएई की वजारत खारजा ने इन खबरों की भी सख्ती से तरदीद की। इसी तरह रॉयटर्स की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहदा अरब इमारात ने खित्ते के दीगर अरब ममालिक के साथ राब्ता करके उन्हें ईरान के खिलाफ एक मुश्तरका कार्रवाई या दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दी थी, ताहम खलीजी ममालिक ने इसमें शमूलियत से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ मुत्तहदा अरब इमारात ने तेल और गैस की तरसील के लिए आलमी आबी गुज़रगाह आबनाए हुर्मुज़ पर इन्हिसार कम करने के लिए एक नए वेस्ट ईस्ट ऑयल पाइपलाइन मंसूबे पर भी काम तेज कर दिया है। अरब मीडिया का यह बताना है कि इस बात का ऐलान अबू धाबी के जो वली अहद हैं खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने किया, जिन्होंने कौमी नेशनल कंपनी को यह हिदायत की है कि मंसूबे की तकमील को जो है वो यकीनी बनाएं। एक और रिलेटेड डेवलपमेंट यह है कि अमरीकी महकमा खारजा ने ऐलान कर दिया है कि इसराइल और लबनान के दरमियान वाशिंगटन में होने वाले जो 2 रोज़ा मुज़ाकरात हैं उनमें जंगबंदी में मजीद 45 दिन की तौसी पर इत्तफाक किया गया। अब ये जो एक तरफ यूएई और ईरान के मामला हैं और फिर साथ ये जो सीज़ फायर का जो सालिसी की कोशिश हो रही हैं, इनका मुस्तकबिल क्या है, इस पर बात करने के लिए सरदार मसूद खान साहब इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहदा में मुस्तकिल मंदूब भी रह चुके हैं, उनसे ऐसे बात करते हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सरदार साहब, अभी जहाँ पर जो है वो चीज़ें ईरान और अमेरिका के दरमियान खड़ी हैं, ऐसा लगता है मौक़िफ़ सख्त होते जा रहे हैं, इसका कोई हल आपको निकलता हुआ इस कॉन्फ्लिक्ट का अभी मौजूदा सूरत हाल में कोई नज़र आ रहा है? मारूजी अंदाज में देखें तो आपकी
سامنے بالکل حقیقت نظر آئے گی کہ ایران کی پوزیشن کم و بیش ایک جیسی رہی ہے، لیکن امریکہ کی پوزیشن میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے، اور سگنلنگ کے اعتبار سے بھی، کیونکہ اس میں جو واحد سگنل آپ قابل اعتبار سمجھتے رہے ہیں وہ صدر ٹرمپ کا تھا، اور دوسرے جو ہے ان کے ساتھی تھے وزیر جنگ پیٹ ہیگست، وہ ہمیشہ جنگ کی بات کرتے رہے۔ صدر ٹرمپ کبھی امن کی بات کرتے رہے ہیں، کبھی جنگ کی بات کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کبھی کہتے رہے کہ مذاکرات بہت اہم پیش رفت کی طرف بڑھ رہے ہیں، کبھی انہوں نے کہا کہ جو ان کی لیٹسٹ ایران کی پروپوزل تھی اس کو انہوں نے مسترد کر دیا تھا۔ ایران جو ہے خاص دائرے میں اپنی ساری کی ساری مذاکراتی عمل کو آگے بڑھاتا رہا ہے، تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، اور امریکہ کی یہ توقع تھی کہ کسی طریقے سے جس قسم کی انہوں نے جنگ ایران کے اوپر مسلط کی ہے، ایران مجبوراً ان کی جی شرائط مان لے گا اور کسی معاہدے کے اوپر، کسی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر دستخط کر دے گا۔ ایران نے یہ اصرار کیا کہ لیٹس ہیو اے فریم ورک فرسٹ، کہ کس دائرہ کار میں آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ فریم ورک انہوں نے تجویز بھی کیا کہ پہلے جو ہے آپ نے ہرموز اور امریکہ کے محاصرے کو ختم کیا جائے، اور پھر جو ہے دوسرا مرحلہ آتا تھا نیوکلیئر ٹاکس کا، اس کے لیے یہ بھی بات زیر بحث آئی کہ وہ مذاکرات 30 دنوں میں مکمل ہوں گے، اور اسی کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات ہوں گے کہ جو مالی اور معاشی پابندیاں ایران کے اوپر ہیں ان کو ختم کیا جائے، یا اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے فروزن ایسٹس ہیں ان کو ریلیز کیا جائے۔ تو یہ کل موضوعات ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ایران کی ظاہر ہے کہ بہت سے مطالبات رہے ہیں۔ ان کا ایک مطالبہ یہ رہا ہے کہ امریکہ جنگ کا تاوان ادا کرے، دوسرا یہ بھی رہا ہے کہ وہ یہاں سے سارے جی کے سارے فوجی اڈے جو ہے اٹھا کے لے جائے جو مشرق وسطیٰ میں اور بالخصوص خلیجی ریاستوں میں، کیونکہ اس سے ایران کی سلامتی کو براہ راست خطرہ ہے، اور وہ اس جنگ کے دوران بھی ان کے خلاف استعمال ہوئے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایران نے بار بار یہ جو ہے ایک ڈیمانڈ ایجنڈے پہ ڈالی ہے کہ امریکہ اس بات کی یقین دہانی کروائے سلامتی کونسل کے ذریعے، دوسرے جو ہے ممالک ان کے ذریعے، کہ امریکہ اور اسرائیل جی مل کر دوبارہ اس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ میں نے مختصراً یہ ایجنڈا بتا دیا ہے۔ اس میں ہم نے کہیں کوئی اچھا لچک نہیں دیکھی، اور جو بھی لچک تھی وہ آتی تھی ٹھیک یہ نیوز آؤٹ لیٹس کے حوالے سے، کبھی رائٹرز نے کر دی، کبھی ایکسیوس نے جی کر دی، لیکن یہ ہے کہ وہ قابل اعتبار نہیں تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ صدر ٹرمپ جو ہے ایک طرف منڈیوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف ایران کو سخت کارروائی کا سگنل دے رہے تھے۔ ایران جو ہے اس کے مقابلے میں اس نے یہ کیا کہ بالکل ٹھیک اس نے اس پورے کے پورے معاملے میں ایک نیا مسئلہ ابھر گیا جو کہ اس سے بھی زیادہ ہاں تھا، مطلب نیوکلیئر ڈیل سے زیادہ اہم بن گیا، اور وہ تھا آپ نے ہرموز کا۔ انہوں نے اس کے اوپر نہ صرف اپنے جو ساورن گورننس قائم کی، بلکہ ٹول بھی وصول کرنا شروع کر دیا، اور اس سے جو ہے عالمی منڈیوں میں بہت اتار چڑھاؤ ہوا۔ تو یہ صورتحال ہے، ابھی جو ہے کوششیں جاری ہیں، جو ابھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اچھا اخباروں میں اطلاعات آ رہی تھی، میڈیا نیٹ ورکس میں، کہ ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ تہران میں موجود ہیں، جی اور ظاہر ہے کہ وہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ چونکہ یہ آخری دور ذرا کٹھن دور ہے پاکستان کی جی سفارتکاری میں، یہ ثالثی میں، تو ہندوستان اور کچھ امریکہ میں جو ہے کچھ حلقوں نے یہ کوشش تیز تر کر دی ہے کہ یہ مذاکراتی عمل جو ہے یہ ناکام ہو گیا ہے، مایوسی کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے، اور اچھا پاکستان سے ٹھیک ہے وابستہ امیدیں پوری نہیں ہوئی۔ اس میں ان کا واحد مقصد یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا جو ہے ٹھیک پش ہے جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے آ رہی ہے، کہ کسی طریقے سے امریکہ اچھا ایسی شرائط نہ مان لے جو اس کی ہاں شرائط کے مطابق نہ ہو، یعنی اسرائیل کی شرائط کے مطابق نہ، ان میں ٹھیک جو ہے، ہے جو مثال کے اسرائیل طور نہ پر وہ چاہے۔ کہتے اچھا ہیں کہ لیکن اس میں سردار صاحب اس سارے معاملے کا ایک جو ہم نے آف شوٹ دیکھی وہ متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان جو معاملات ابھی جو ہے وہ تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور وہاں پر ہم نے دیکھا معاملات سلجھنے کی بجائے مزید الجھتے جا رہے ہیں۔ ایسا آپ کے خیال میں کیوں ہو رہا ہے؟ متحدہ عرب امارات نے آج بڑا سخت بیان دیا ہے، پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرا ہے یا نہیں گزرا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے قومی سلامتی اور جو علاقائی یکجہتی اس کا دفاع کریں گے۔ ایران کے حملوں کی مذمت کی ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں 3000 سے
زائد مسائل ان کی ٹیریٹری کے اوپر داغے، مسائل جو ہے وہ بیلسٹک بھی تھے اور کروز مسائلز بھی تھے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. تو ان کی آواز بہت بلند ہے اور بہت تند و تیز ہے. ادھر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی سرزمین اور ان کے وسائل جو وہ اس جنگ کے دوران بھی اسرائیل کے بہاف کے اوپر ایران کے خلاف استعمال ہوئے ہیں. تو اس لیے ان میں کشیدگی بڑھ گئی ہے. یہ جو پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑی مشکل ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ خلیجی ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں، لیکن سعودی عرب اور یو اے ای میں بھی ایک قسم کی بٹوار، ایک قسم کی تقسیم آ گئی ہے ان معاملات کے اوپر. تو یہ صرف ایران کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خود خلیجی ریاستوں میں جو ایک اختلاف ابھر آیا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ باقی جتنی خلیجی ریاستیں، اس میں کویت دیکھیں، بحرین دیکھیں، یا قطر دیکھیں، عمان دیکھیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور سعودی عرب سر فہرست ہے، اور وہ اس جنگ کے بعد بھی ایران کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں. لیکن یو اے ای جو ہے وہ ابھر کر ایک قسم کا اسرائیل کا حلیف بنا ہے، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، ذرا بات کھل کر سامنے آ گئی ہے. کیونکہ یہ بھی سامنے آیا کہ ان کی جو ڈیٹا بیسز ہیں اور سرویلنس کا پورے کا پورا سسٹم جو ہے یو اے ای کا، وہ بھی اس جنگ کے دوران ایران کے خلاف استعمال ہوا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ اس سوال یہ نہیں ہے کہ ان میں یہ اختلاف ابھر آیا یا نہیں، وہ تو سب کو معلوم ہے. سوال یہ ہے کہ جنگ کے بعد اور اس موجودہ دور میں اس کو کیسے سنبھالا جائے، کیونکہ امارات جو ہیں، یو اے ای جو ہے، وہ خلیجی ریاستوں کا ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کا اہم ترین ملک ہے، اہم ترین ممالک کی فہرست میں شامل ہوتا ہے، اور اس کا دوبارہ اس فولڈ میں آنا بہت ضروری ہے. یعنی وی شوڈ ناٹ لوز یو اے ای فار ایور. اور پاکستان اور یو اے ای کا تو ایک دوسرے کے اوپر بہت ہی گہرا انحصار ہے. پاکستان کے لاکھوں لوگ وہاں ملازمت کر رہے ہیں، دونوں ممالک کے درمیان کاروباری تعلقات ہیں. تو اس لیے اگر اس قسم کا کوئی یہ جو ہے یہ دراڑیں بڑھتی چلی گئیں تو یہ خلیجی ریاستوں کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا صاحب، ایک اور چیز جو وہ اس جنگ سے متعلق تو نہیں، لیکن میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ کچھ بیانات ہم نے بھارت سرحد کے دوسری طرف سے آتے ہوئے دیکھے، اور اس میں کچھ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو وہاں پر حکومتی عہدوں پر تو نہیں لیکن بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ آر ایس ایس کے جنرل سیکریٹری کا بیان آیا، اس کے بعد پھر فاروق عبداللہ کا بیان تھا، جو سابق را چیف ہیں، ان کا بھی بیان دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے. یہ ان جو بیانات ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور ہمیں ان بیانات پر جو ہے وہ اب کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ ان کے بیانات جو ہیں وہ اچھے ہیں، حوصلہ افزا ہیں. پاکستان اور ہندوستان ہمسایہ ملک ہیں، اور ان کے بعد یہ ان ممالک نے صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، اور آپ نیبرہڈ نہیں تبدیل کر سکتے، نہ جغرافیائی تبدیل کر سکتے ہیں. ایسی آج تک کوئی ٹیکنالوجی نہیں بنی، لہٰذا ہمیں بالآخر جو ہے بقائے باہمی کی طرف جانا ہوگا. لیکن ان بیانات کا اگر آپ تجزیہ کریں تو ایک تو یہ وہ بیرونی ممالک کے زیر اثر ہیں. مثال کے طور پر ابھی یہ جو جنرل سیکرٹری آف راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ، یہ امریکہ گئے ہوئے تھے، شاید انہیں وہاں سمجھایا گیا. اس کے بعد خلیجی ریاستیں بھی یہ ان کو سمجھا رہی ہیں دلی کو کہ آپ پاکستان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کسی قسم کا کوئی مکالمہ تو جاری رکھیں، کوئی تعلقات جاری رکھیں، مسلسل کشیدگی نہیں ہونی چاہیے. اور جو سول سوسائٹی میں ہے اس میں تو ہمیشہ سے یہ آوازیں اٹھتی رہی ہیں، لیکن آر ایس ایس سے یہ بیان آنا بامانی ہے. آپ ان کے سیکرٹری جنرل کا پورا بیان پڑھیے گا. ایک طرف تو یہ انہوں نے خیر سگالی کا پیغام دیا ہے، یا یہ تجویز دی ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کے درمیان روابط بڑھنے چاہیے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہونے چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی دھمکیاں بھی دہرائی ہیں پلوامہ کے سلسلے میں کہ، اور پھر انہوں نے کوئی ایک عجیب و غریب ایک قسم کا جواز بھی دیا ہے کہ ہم اگر بات چیت کر رہے ہوں تو اس کے باوجود ہم پاکستان کے اوپر حملے کر سکتے ہیں. اس کے یہ تو مطلب نہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ ہے کہ وہ رنگ فینسنگ کر رہے ہیں کہ آپ اگر تعلقات بحال کریں گے، یہ ہندوستان کا ایک
देरीना तर्ज अमल है। वो ये कह रहे हैं कि किन चीज़ों के ऊपर आप गुफ्तगू कर सकते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स पे करेंगे, वीज़ा का उन्होंने कहा है, और जो है बाकी जो चीज़ें हैं जो मिसाल के तौर पर जो बंद हैं उनके बारे में कोई मसलन तजारत दोनों ममालिक के दरमियान बंद है। और 2019 का जिक्र नहीं है, अगस्त 2019 का, क्योंकि पाकिस्तान की शर्त रही है कि कम अज़ कम पाकिस्तान जो है उसको फेस सेविंग उस सूरत में मिलेगी कि स्टेटस को एंटी हो जाए, उसे मखूज़ जम्मू कश्मीर की रियासत को जो उनकी नाम नहार रियासत थी कम अज़ कम उसका ही दर्जा दे दिया जाए, और इस तरीके से उसे जिस तरीके से भारत के अंदर, भारत की फेडरेशन के अंदर जम करने की कोशिश की गई थी, उस कदम से वो पीछे हटे। और इस वक्त सबसे दो बड़े मसाइल हैं, एक मसला कश्मीर है, उसे हम जो है वी कांट स्वीप इट ऑन द कार्पेट, और दूसरा जो मसला है कि वो पाकिस्तान के लिए वो एक मसला सर फहरिस्त है, और दूसरा जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी है जो यूनिलैटरली हिंदुस्तान ने मुअत्तल किया हुआ है बैनुल अक़वामी क़वानीन और इस दो तरफ़ा मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए। तो इससे उम्मीदें तो वाबस्ता करनी चाहिए, लेकिन ये और पाकिस्तान जो है बहुत खुशदिली का मुजाहरा करता है, आमतौर पे वैसे भी ओवरचर आफ्टर ओवरचर करता रहा है। मुझे खदशा ये है कि चूँकि कोई बिहाइंड द सीन्स कोई जो क्या कहते हैं कि ट्रैक टू टॉक्स भी चलती रही हैं, तो यहाँ एक बहुत बड़ी पाकिस्तान में कंस्टिट्यूएंसी है जो इस बात के लिए बहुत ही मतलब एक इश्तियाक रखती है कि कश्मीर को पसे पुश थोड़ी देर के लिए डाल दिया जाए, इसे बैक बर्नर पर डाल दिया जाए। लेकिन कश्मीर बेचारे को अगर पसे पुश डाल भी दिया, खुदा न खास्ता, मैं अगर चीज़ की तवक्को नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे जो वज़ीर आज़म का बयान कल का जो था वो बहुत ही हौसला अफजा था उनका। ठीक है, हम तमाम मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं, बशमूल यानी मतलब इंडस वाटर ट्रीटी और कि जो कश्मीर का मसला है। लेकिन मैं साथ ये कहूँगा कि कश्मीर के बारे में अगर ये कोई थोड़ा बहुत जो है कोई उस मतलब है मजबूत आवाज़ में अगर ना भी वो कर सकें, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो है वो ज़िंदगी मौत का मसला बना हुआ है। और उसके बाद ये है कि एज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हैड सेड एट दैट टाइम, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, तो उसके लिए जो है पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। और फिर जैसा कि आपने खुद कहा, सवाल पूछते हुए कहा, हमें ये असेसमेंट करनी पड़ेगी कि ये वैसे परफॉर्मेटिव किस्म की एक उनका ओवरचर है या इसमें कोई किसी किस्म की सच्चाई और सदाकत है और वाकई पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाना चाहते हैं। राइट, बहुत शुक्रिया। सरदार मसूद खान हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये कमी तो की, लेकिन इसे इंतहाई नाकाफ़ी करार दिया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में दूसरी तरफ ये कहा गया था कि एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में मज़ीद 0.47% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि सालाना बुनियादों पर महंगाई की जो मजमूई शरह है वो 14.5% तक जो है वो पहुँच चुकी है। लेकिन साथ ही एक और ख़बर यह है कि IMF ने पाकिस्तान के लिए 11 नई कड़ी शराइत आयद कर दी, जिनमें तवानाई की कीमतों में तसलसल से इजाफा और टैक्स आदाब में भारी इजाफा शामिल है। शहबाज राना हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इकॉनमी के, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। उनके आज इस हवाले से खबर भी है कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत क्या चल रही है, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त की खबर हमने देखी, लेकिन उसमें एक बड़ा इशू ये है कि पेट्रोलियम लेवी की मद में जो हुकूमत पैसा इकट्ठा करती है उसका टारगेट जो है वो बढ़ जाएगा। ये जो नई तजावीज़ हैं IMF की तरफ, IMF और हुकूमत के दरमियान, इसका असर, और अगर पेट्रोलियम लेवी में जो है वो इजाफा होता है उसके टारगेट में, तो पेट्रोल प्राइसेस की कीमत पर जो है वो क्या असर पड़ सकता है? बहुत शुक्रिया रहमान साहब। देखें, इस वक्त ये जो माली साल ख़त्म होने जा रहा है 30 जून को, इसके लिए हुकूमत ने जो पेट्रोलियम लेवी से कलेक्शन का हदफ रखा था वो 1468 अरब रुपया, यानी कि 1500 अरब रुपए के करीब था वो हदफ इनका। अब अगला साल जो है जुलाई से जो स्टार्ट हो रहा है, उसमें जो IMF की रिपोर्ट अब कल जारी हुई है, उसमें जो हदफ है वो 1727 अरब रुपया है। मतलब ये कि उस पर 260 अरब या 18% का इजाफा हुकूमत जो है वो IMF से तय कर चुकी है। अब रहमान रज़ा साहब, हुकूमत खुद कह रही है और हुकूमती वज़रा भी कह रहे हैं ये बात कि जो कीमतें बढ़ी हैं उसकी वजह से जो डिमांड है वो कम हुई है।
तो इस वक्त 410 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की प्राइस है और बकौल हुकूमत की डिमांड कम होगी। तो अगर 410 के ऊपर, क्योंकि रेट तो फिक्स है, रेट अगर पेट्रोल आपका 500 रुपये लीटर हो या 200 रुपये लीटर हो तो हुकूमत ने जो लेवी लगाई वो तो फिक्स है, ये परसेंटेज में होती है तो प्राइस से फ़र्क पड़ता है। इसका फिर मतलब ये हुआ कि प्राइस हाई होने की वजह से मौजूदा जो प्राइस है उसकी वजह से कंजम्पशन कम होगी, लेकिन कंजम्पशन कम होगी, आपने टैक्स कलेक्शन का जो हदफ है वो आपने 18% या 260 अरब रुपए से बढ़ा दिया। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात लग रही है कि इस वक्त जो इफेक्टिवली दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं डीजल और पेट्रोल उसको मिला के 160 रुपए फी लीटर हुकूमत लेवी ले रही है। तो ये 160 रुपए के ऊपर तो फिर 1727 अरब इकट्ठा नहीं होगा जब कंजम्पशन भी कम हो गई है। तो अगर कंजम्पशन को उसी लेवल पे रखें तो उस और जो इस वक्त है और फिर भी ये कोई 1500 अरब रुपए के करीब कलेक्शन होनी चाहिए, तो कुछ ऐसा होगा या तो लेवी का रेट जो है मिला के 160 रुपए से ज्यादा जाएगा या फिर जो है मेरा ख्याल एक ही फिर इसकी वजह बनती है कि लेवी का रेट ही ज्यादा इनको करना पड़ेगा और उससे इफेक्टिवली फिर प्राइस है वो और ऊपर जाएगी, क्योंकि हो ये सकता है मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं, महंगाई है वो पहले ही अपनी तवक्कुआत से ज्यादा है। अब ये जो नए टैक्सेस अगर लगते हैं और लेवी की मद में अगर इजाफा होता है तो फिर इसका महंगाई पर जो है वो क्या असर पड़ेगा? महंगाई तो फिर बहुत बढ़ जाएगी। देखिए जो ज़राअत है वो तो रहमान साहब आपको पता है ना कि आइन के तहत उसके ऊपर इनकम टैक्स सूबाई मामला है। जो आप फरमा रहे हैं 2024-25 में इनका जो IMF के साथ मुआहिदा हुआ था उसमें ज़राअत की आमदन के ऊपर जो इनकम टैक्स का रेट था वो इन्होंने जो वफाकी हुकूमत का जो सैलरीड क्लास का और जो इंडिविजुअल्स के जो रेट्स हैं बेसिकली इंडिविजुअल इनकम के उसके साथ उन्होंने अलाइन कर दिया था, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हो सका। जब ये इन्होंने इसकी जो एप्लीकेबिलिटी थी वो जुलाई 2025 से होना थी, तो आपको पता जुलाई अगस्त में पाकिस्तान में सैलाब आ गया। सैलाब ने ज़्यादातर इफेक्ट किया था पंजाब को, सिंध को नहीं किया था। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि सूबाई हुकूमतों ने सैलाब का बहाना बनाकर वो जो ज़राअत के ऊपर की आमदन के ऊपर जो टैक्स रेट में इजाफा होता है उसको उन्होंने 1 साल के लिए मौखर कर दिया। अब IMF ये कह रहा है कि आपने वो जो रेट्स पहले आमदन के ऊपर बढ़ाए थे ज़राअत से उसको आप अप्लाई करें। ये जो माली साल अब अगला शुरू होने जा रहा है, आमदन होगी 2025-26 की, लेकिन आप कलेक्शन करेंगे 2026-27 में। तो सूबों ने तो उन्होंने यहाँ उनके ऊपर एक है इसके हवाले से। दूसरा सूबों से ये कहा गया है कि जो खिदमात का शोबा आपको पता वो भी आईनी तौर पर सूबाई मामला है, उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स की कलेक्शन है। तो खिदमात बहुत सारी ऐसी हैं जो अभी भी सेल्स टैक्स के नेटवर्क से बाहर हैं, तो उनका जी आप इसको ले आए नेट के अंदर। तो ये तो सूबों की हद तक है। फेडरल गवर्नमेंट का जो है, फेडरल गवर्नमेंट ने 430 अरब रुपए के टैक्स के इकदाम करने हैं, जिसमें कोई 215 अरब रुपए के ये बकौल इनके इन्फोर्समेंट के मैयर्स हैं, ठीक है, जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब हमारे साथ थे और बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का प्रोग्राम आपने देखा, आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।